हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्स एंड बाइट्स। आज का जो हमारा वीडियो है वो पाइथन सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। अपने सीरीज़ के फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी पाइथन का इंट्रोडक्शन, उसके फीचर्स, और फीचर्स में मैंने आपको 5 फीचर्स के बारे में बताया था जो थे रीडेबल, इजी टू लर्न, क्रॉस प्लेटफॉर्म, ओपन सोर्स एंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट फीचर्स की, जिसमें से पहला फीचर है फ्री। तो आपका जो पाइथन है वो आपका एक फ्री सॉफ्टवेयर है, यानी आप इसे फ्री में पूरा सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें आपको बताना चाहूँगी कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं या डेवलप करते हैं तो पब्लिकली उसको जब लॉन्च किया जाता है तो उसमें कई सारे मोड्स होते हैं। उनमें से पहला मोड होता है कि आप सॉफ्टवेयर फ्री में अवेलेबल करा रहे हैं या पेड सॉफ्टवेयर है आपका। तो अगर आपने किसी भी सॉफ्टवेयर को पब्लिकली फ्री अथॉरिटी दिया हुआ है कि आप फ्री बीइंग यूज़र उसे फ्री में इंस्टॉल कर सकता है, यानी डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है, तो उन सॉफ्टवेयर्स को फ्री सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। अगर सॉफ्टवेयर्स में आपने सोर्स भी प्रोवाइड कर रखा है तो उसे ओपन सोर्स कहा जाता है। बट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में ये कंपल्शन नहीं होता कि वो फ्री ही होंगे, यानी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री में आपको सोर्स भी देते हैं और सेटअप भी फ्री होता है, जिन्हें फ्लॉस कहा जाता है, यानी फ्री लिब्रे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और कुछ जो होते हैं इसे फॉस भी कहते हैं, यानी फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और कुछ ऐसे होते हैं जो ओपन सोर्स होते हैं लेकिन फ्री में नहीं होते हैं और उनके सोर्स के लिए आपको पेड करना पड़ता है, कुछ अमाउंट पेड करना पड़ता है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर फ्री भी है और ओपन सोर्स भी है तो उसे फ्लॉस या फॉस कहा जाता है। तो पाइथन आपका उसी में से एक है, यानी ये फ्री भी है प्लस आपका ओपन सोर्स भी है। जो नेक्स्ट है आपका वो है सपोर्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम कोई प्रोग्राम जो है बनाते हैं और उस प्रोग्राम के टाइम पर अगर कोई भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है या कोई ऐसा प्रोग्राम आपका रन हो जाता है जो कि आपके नॉर्मल फ्लो को, यानी आप प्रोग्राम रन कर रहे हैं और प्रोग्राम के रन करने को वो डिस्टर्ब करता है, तो जो पाइथन है वो आपके उस एरर को या उस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस उसमें लिखे हुए हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो वो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को रिमूव किया जा सकता है, उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब ये है कि रन करते समय जो प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो पाइथन में ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट है आपका फीचर है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट। तो ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो पाइथन है वहाँ पर आपका जो मेमोरी है वो मेमोरी आपको ना तो उसको प्रोवाइड करना पड़ता है ना उसको क्लियर करना पड़ता है। जनरली मेमोरी आपकी 2 तरह की होती है, स्टैटिक मेमोरी और डायनामिक मेमोरी। तो नॉर्मली जितने भी लैंग्वेजेस हैं जैसे C++ या क्यू बेसिक या आपका C, इन सारी लैंग्वेजेस में आपका जो प्रोग्राम है वो स्टैटिक मेमोरी में होता है, यानी उसकी मेमोरी फिक्स्ड होती है, आप उस मेमोरी में चेंजेस नहीं कर सकते। आप पहले उसे प्री डिफाइन फॉर्म में आप उसे मेमोरी दे देते हैं कि आपको 4 MB का, 4 MB का, 2 MB का, या 4 बाइट्स का, 5 बाइट्स का, 4 बाइट्स का, 10 बाइट्स का या 20 बाइट्स का स्पेस आपको ने दे दिया प्रोग्राम को। और जब वो प्रोग्राम एंड होता है, यानी आप प्रोग्राम से बाहर आते हैं, एग्जिट करते हैं, तो वो स्पेस फ्री हो जाता है। तो वो काम मैन्युअली करना पड़ता है, यानी प्रोग्रामर डिफाइन करता है कि कितना स्पेस वो मेमोरी को दे रहा है और जब वो प्रोग्राम रन करेगा तो उतना स्पेस फ्री हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं पाइथन की, तो पाइथन आपका एक डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है, यानी जब आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो जितनी ज़रूरत होती है उतना स्पेस या उतना मेमोरी आपका सिस्टम आपके प्रोग्राम को दे देता है। और जैसे जैसे उसको लगता है कि प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट कम हो रही है वो उतना स्पेस ऑटोमेटिकली फ्री भी कर देता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की। हर लैंग्वेज में या हर ऑब्जेक्ट में, चाहे वो इंसान हो या लैंग्वेज हो या सॉफ्टवेयर हो, हर एक में कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं अगर कुछ फीचर्स हैं तो, यानी अगर आपके एडवांटेजेस हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। यहाँ पर हम इसे डिसएडवांटेज का नाम नहीं बोलेंगे क्योंकि ये आपको कोई किसी तरह का हार्म नहीं कर रहा है। लिमिटेशंस इसीलिए बोलते हैं ऐसे क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं, यानी कुछ ऐसे अभी भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसे रिजॉल्व नहीं किया गया है, या जब आप जो आपके फीचर्स हैं उन फीचर्स को रन करने के लिए
कुछ इश्यूज हैं, जो इश्यूज आते हैं जिससे इसको फेस करना पड़ता है, इसीलिए हम इसे लिमिटेशन का नाम देते हैं, ना कि डिसएडवांटेज का। तो पहला जो लिमिटेशन है वो है स्लो परफॉर्मेंस, यानी जब आप पाइथन की हम बात करते हैं तो पाइथन क्योंकि डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है हार्डवेयर से, इस वजह से उसका जो परफॉर्मेंस है यानी उसका जो रन स्पीड है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। ठीक है। और सेकंड जो है आपका वो है हाई मेमोरी कंजप्शन। जैसे मैंने बताया आपको कि आपका जो पाइथन है वो बहुत सिंपल है, तो उसकी सिंप्लिसिटी को बनाए रखने के लिए इन्होंने एक फीचर इसमें ऐड किया हुआ है कि आप जब भी पाइथन में कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं तो उसे आपको रन करने, मतलब उस जो भी आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उस वेरिएबल में आपको डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता है। आप उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू देते हैं उसी वैल्यू के बेसिस पे वो उसका डेटा टाइप एक्सेप्ट कर लेता है, यानी उसको उसी डेटा टाइप में वो एक्सेप्ट करके रन कर देता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा ज़्यादा मेमोरी कंजप्शन की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है रन टाइम एरर। क्योंकि आपका जो पाइथन है वो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन को सपोर्ट करता है, यानी रन करते समय चेंज करने की परमिशन आपको देता है, तो जिसकी वजह से कभी कभी प्रोग्राम के रन करने के टाइम पर उसमें एरर्स भी आ जाती हैं जो हम पहले से चेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो कंपाइल यानी आपके प्रोग्राम को रन करने से पहले नहीं चेक हो सकती हैं, रन करते टाइम वो एरर्स आती हैं, तो उन एरर्स को रिमूव करना कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पाइथन के मोड्स कौन कौन से होते हैं। तो पाइथन के 2 मोड्स हैं, यानी पाइथन को 2 तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं एक बार। देखिए, जब हम पाइथन की बात करते हैं तो सबसे पहले है कि हम पाइथन को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो अगर हमें पाइथन को इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल में जाना है और गूगल में जाके आपको यहाँ पे python.org आप डायरेक्ट भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप गूगल में जाके उसको सर्च भी कर सकते हैं कि आपने यहाँ पर या तो आप जाके पाइथन पे सर्च कर दो कि आपने पाइथन डाउनलोड लगा दिया। यहाँ पर आपका सबसे पहला जो है वो है python.org। इसमें आपके पास में कई सारे वर्जन हैं, आप इसमें से किसी भी वर्जन पे क्लिक कर सकते हैं। एक ऐसा वर्जन चूज कीजिएगा जो कि 3.0 से बड़ा हो, यानी 3.8, 3.7, 3.6 कोई भी आप ले सकते हैं, और उसमें जिस भी उस पे चाहे आप वहाँ पर, जैसे 3.8.5 इस समय है तो आप इसे भी इंस्टॉल कर सकते हैं। नॉर्मली आपका ये exe फाइल यहाँ पर आ जाएगा और उस exe फाइल को आप जैसे नॉर्मली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वैसे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है। तो जब आप यहाँ पर उसे इंस्टॉल कर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, आपका यहाँ पर पाइथन आइडियली बनकर आ जाएगा, यानी पाइथन का एक सॉफ्टवेयर आ जाएगा। उसके बाद आपको जब आप उसे ओपन करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से आपका दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो पाइथन है, अभी हमने देखा कि हम पाइथन को 2 तरीके से यूज़ करते हैं, एक है इंटरैक्टिव मोड और दूसरा है स्क्रिप्ट मोड। ठीक है। तो जो पाइथन का इंटरैक्टिव मोड है, यानी पाइथन का जो डॉस शेल है, जो आपका फर्स्ट विंडो जिसे हम कह सकते हैं आता है, उसे हम बोलते हैं पाइथन शेल या इंटरैक्टिव मोड। इंटरैक्टिव मोड की पहचान है ये 3 एंगल ब्रैकेट, जिन्हें कि पाइथन प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है। ठीक है। तो आप जब भी कोई स्क्रीन पर काम करते हैं तो आपका जो स्क्रीन है अगर वो पाइथन प्रॉम्प्ट के साथ आता है तो हम उसे पाइथन शेल या इंटरैक्टिव मोड बोलते हैं। और इसी में अगर आप फाइल पर जाएंगे और फाइल पर न्यू फाइल क्लिक करेंगे तो आपका एक विंडो आता है अनटाइटल के नाम से, इसे हम बोलते हैं स्क्रिप्ट मोड। स्क्रिप्ट मोड की पहचान ये है कि इसमें पाइथन प्रॉम्प्ट बनकर नहीं आते। अब दोनों में फ़र्क क्या है, देखिए, जब हम इंटरैक्टिव मोड की बात करते हैं तो पाइथन जो है वो एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, यानी आपको मालूम है 2 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो जो आपका पाइथन है वो इंटरप्रेटर पर बेस्ड है, यानी इसमें लाइन बाय लाइन स्कैनिंग होती है। तो जब आप इंटरैक्टिव मोड पे वर्क करते हैं तो वो इंटरप्रेटर आपका डायरेक्ट वर्क करता है, यानी लाइन बाय लाइन आपका प्रोग्राम रन होता है। लेकिन जब हम स्क्रिप्ट मोड पर काम करते हैं तो आपका जो इंटरप्रेटर है वो कंपाइलर के तरह वर्क करता है, यानी आपका जो प्रोग्राम है वो स्कैनिंग तो लाइन बाय लाइन ही करेगा, बट स्क्रिप्ट मोड में वो आपको अथॉरिटी देता है कि आप कई सारी लाइंस को एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है। क्योंकि प्रॉम्प्ट बनकर नहीं आता है तो उसमें डायरेक्ट आपका जो कन्वर्जन है वो नहीं होता है जब तक कि आप प्रोग्राम को या मॉड्यूल को रन ना करें। तो वहां पर आपको एक फीचर मिल जाता है कि आपका अगर 10 लाइन का प्रोग्राम है तो आप 10 लाइन के प्रोग्राम्स को एक साथ लिख सकते हैं।
इंटरेक्टिव मोड में आप ऐसा नहीं कर सकते। इंटरेक्टिव मोड में आपको एक साथ लिखने के बजाय लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा। अब अभी देखिए मैंने बात किया था आपसे कि हमारा जो पाइथन है उसमें हमें डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे अगर मान लिया आपको कोई भी वेरिएबल अगर आप ले रहे हैं तो आपने यहाँ पे लिखा v = 10, ठीक है। तो जब आप इसे देखिए v = 10 करते हैं तो ये इसे एक्सेप्ट कर लेता है। अब अगर यहाँ पर आप v लिखेंगे तो ये इसका वैल्यू प्रिंट कर देगा 10। ये इस बात का इंडिकेशन है कि आपका जो वेरिएबल है वो आपका वो डायरेक्ट एक्सेप्ट करता है और डायरेक्ट रन करता है। आपका डेटा टाइप उसे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। वहीं पर अगर आपने कोई वेरिएबल या n नाम का और आप उसमें कोई नाम स्टोर करना चाहते हैं तब भी वो उसको डायरेक्ट एक्सेप्ट करेगा। आपने यहाँ लिखा n और उसका ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये लाइन बाय लाइन आपका रीड कर रहा है और लाइन बाय लाइन प्रिंट कर रहा है, यानी आपको आंसर दे रहा है। इसीलिए हम इसे बोलते हैं इंटरैक्टिव मोड, जो कि ये डायरेक्ट इंटरप्रेट करता है आपके हार्डवेयर के साथ में, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की, जो है आपका पाइथन वेरिएबल। तो पाइथन वेरिएबल में बेसिकली अभी मैंने आपको दिखाया कि अगर आप कोई भी वेरिएबल, यानी जो आपका वेरिएबल है वो बेसिकली क्या है कि अगर किसी भी वैल्यू को आपको स्टोर करना है तो उसको स्टोर करने के लिए हम जिस लोकेशन की बात करते हैं, जिस मेमोरी स्पेस की बात करते हैं, वो स्पेस आपका बेसिकली कहलाता है आपका वेरिएबल। यानी अगर आपने कोई भी आपने डेटा प्रोग्राम बनाया और उस प्रोग्राम को बनाने के लिए आपको एक मेमोरी एड्रेस की ज़रूरत पड़ेगी, तो जिस एड्रेस की हम बात करेंगे वो एड्रेस आपका बेसिकली वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। और इस वेरिएबल को डिक्लेयर करना बहुत आसान है। आपको सिंपली क्या करना है, वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल साइन करना है और उसका वैल्यू एंटर कर देना है। तो आपका जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर हो जाएगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है, कि हमने वेरिएबल का नाम लिखा, इक्वल लिखा, वैल्यू लिखा। जब हम उसको वापस से v लिखते हैं तो वो उसका वैल्यू को प्रिंट कर देता है, ठीक है। लेकिन जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं तो उस वेरिएबल के लिए कुछ रूल्स होते हैं जिन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो अब वो रूल्स क्या हैं आपके, कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जिसे हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, तो उस वेरिएबल के लिए जो रूल है उसमें सबसे पहला रूल ये है कि आपका जो वेरिएबल है वो हमेशा या तो किसी ना किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या आप अंडरस्कोर से उसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उसे किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यानी आपका जो वेरिएबल है उसका नाम या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, जैसे अंडरस्कोर str num अंडरस्कोर num, लेकिन वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। यानी आप नंबर को पहले लेके वर्ड को नहीं लिख सकते हैं, ये उसकी लिमिटेशन है, ठीक है। तो n9 आप लिख सकते हैं, 9 num नहीं लिख सकते। थर्ड आपका लिमिटेशन ये है कि आप उसमें किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ A से Z, कैपिटल और स्मॉल a to Z, 0 to 9 या अंडरस्कोर को ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने वेरिएबल के नाम में ना तो हैश यूज़ कर सकते हैं, ना डॉलर यूज़ कर सकते हैं, ना परसेंट साइन यूज़ कर सकते हैं। क्यों नहीं यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि आपके जो ये सिंबल्स हैं, इन सिंबल्स का पाइथन में कोई ना कोई एक टास्क होता है, कोई ना कोई एक वर्क होता है, और आपको अगर उस वर्क को इस्तेमाल करना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि उसे यूनिक ही रखा जाए, इसलिए हम उसे किसी वेरिएबल के नाम के साथ में नहीं ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपका जो वेरिएबल है वो वेरिएबल आपका केस सेंसिटिव होता है, यानी आपका जो बेसिकली पाइथन है वो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जो कि स्मॉल बेस्ड है, यानी स्मॉल केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो पाइथन में हम जितनी भी चीज़ें लिखते हैं वो सब हमें स्मॉल लेटर में लिखनी होती हैं, इसीलिए यहाँ पर जब हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो वो भी केस सेंसिटिविटी को शो करता है। यानी अगर हमने स्मॉल में नाम लिखा है और कैपिटल में नाम लिखा है तो वो दो वेरिएबल की तरह काम करेंगे। अब केस सेंसिटिविटी में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होती है कि हम केस सेंसिटिविटी में सिर्फ उन्हीं चीज़ों को लेते हैं जो एज अ कीवर्ड काम करती हैं,
कीवर्ड का मतलब होता है कि हर एक लैंग्वेज के अपने कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो रिजर्व होते हैं उस प्रोग्रामिंग के लिए, और जैसे ही आप वो वर्ड मेंशन करते हैं आपका प्रोग्राम समझ जाता है कि उसको क्या काम करना है। तो उन वर्ड्स को कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड कहा जाता है। तो जब भी हम केस सेंसिटिविटी की बात करते हैं तो उसका एक मतलब तो यही होता है कि अगर आप कोई चीज़ स्मॉल लेटर में लिखेंगे या कोई चीज़ कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो वो आपका अलग अलग तरह से बिहेव करेगा। सेकेंड, आपका स्मॉल केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि अगर हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि हम स्मॉल में भी नाम लिख सकते हैं, कैपिटल में भी नाम लिख सकते हैं। बट अगर हम पाइथन के अपने कीवर्ड्स की बात करें या पाइथन के अपने वर्ड्स की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका पाइथन का एक फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं प्रिंट। ये आप क्यू बेसिक में भी पढ़ चुके हैं। जैसे हमने अभी यहाँ n को प्रिंट किया, अब हमें n को वापस से प्रिंट करना है प्रिंट फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पर आपने देखिए प्रिंट n किया तो वो आपका प्रिंट का हो गया, यानी आपका आंसर प्रिंट हो गया। बट यही सेम चीज़ अगर हम कैपिटल में लिख देते हैं, यानी हमारा जो प्रिंट फंक्शन है उसे अगर हम कैपिटल में लिखते हैं तो ये क्या करेगा, ये हमारा एरर शो कर देगा, क्योंकि आपका जो प्रिंट है यानी ये एक कीवर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, तो इसे हम कैपिटल लेटर में नहीं लिख सकते। तो केस सेंसिटिविटी का मतलब है कि आपके किसी भी प्रोग्राम में जितने भी कीवर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, जितने भी रिजर्व वर्ड्स हैं, वो आप स्मॉल केस में ही लिख सकते हैं, कैपिटल में नहीं लिख सकते। ठीक है, लेकिन वेरिएबल आप स्मॉल और कैपिटल दोनों में लिख सकते हैं। बस फर्क इतना पड़ेगा कि ये दो अलग अलग वेरिएबल की तरह यूज होगा पाइथन में। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके आगे के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।